जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, ये बजट के मौका ही ऐसा होता है कि हुकूमत के लिए उन्होंने अपने पूरे साल के एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए, अपनी आमदनी को सामने रखते हुए अपनी प्रपोजल्स बनाना होती हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की आमदनी जो हमें पता चला है वो 7,100 बिलियन वो 5,400 मिलियन है, और जो अखराजात हैं वो 7,100 मिलियन अरब रुपए है। अरब मिलियन नहीं है, 7,100 अरब रुपए है। जो आमदनी है वो 5,400 अरब रुपए है। जो अखराजात हैं वो 7,100 अरब रुपए हैं। इस साल जो गुजर गया, जिस पिछले साल जो बजट था, जनाब स्पीकर, इस हुकूमत ने बजट तरतीब दिया वो था 5,550 अरब रुपए। अब पूरे साल का ये मुहासबे का दिन भी होता है, इन्होंने पूरा साल क्या किया? क्या ये 5,550 अरब रुपए इकट्ठे करने में कामयाब हो गए? नहीं जनाब, इन्होंने इन बड़े ये नारे थे इनके। इससे पहले इनका ये नारा था कि करप्ट लोगों को टैक्स नहीं देते। ये माजी की जितनी हुकूमतें थीं वो करप्ट थीं, चोर थे, डाकू थे। लोगों ने इनको टैक्स नहीं दिए, क्योंकि जब हुक्मरान चोर होते हैं तो लोग उनको टैक्स नहीं देते। जनाब स्पीकर, मैं ये सवालिया निशान छोड़ रहा हूं कि इस हुकूमत ने 3,910 रुपए इकट्ठे किए हैं पूरे साल। ये 5,550 रुपए इकट्ठे नहीं कर सके, बल्कि इन्होंने 3,910 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। और इनका मौकफ यह है कि अगर कोरोना ना होती, ये वबा ना होती, तो फिर ये 4700 अरब रुपए इकट्ठे कर सकते थे। तो जनाब स्पीकर, अगर 4700 अरब ये इकट्ठे कर लेते तो फिर भी 5,500 में 800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इन्होंने कोई ज्यादा पैसे नहीं इकट्ठे किए, बल्कि जितने पिछली मुस्लिम लीग नून ने पैसे इकट्ठे किए थे, अवाम ने जितना उनको टैक्स दिया था, मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं। अभी कोई साहब उठेंगे, गालियां निकालना शुरू कर देंगे, एतराज करना शुरू कर देंगे। जनाब, ये रिकॉर्ड की बात है। आखिर क्यों लोगों ने इनको टैक्स नहीं दिए? अब फिर बजट आ गया है। अब इन्होंने फिर प्रपोज किया है 4,963 रुपए कि हम ये बजट जो है, ये हमारे पास पैसे हैं, हम ये टैक्स इकट्ठा करेंगे। मैंने पहले अर्ज किया है कि 7,100 अरब रुपया जो है वो इनके एक्सपेंडिचर हैं। कहां से आएंगे ये पैसे? अगर इन्होंने 4,900 इकट्ठे करने हैं तो 7,100 अरब रुपया तो इनका वैसे अखराजात है। और ये तो इतने मेरे भाई नारा लगा के हुकूमत में आए हैं, तो ये कहते थे हम IMF से पैसा कोई नहीं लेंगे। IMF से अगर पैसा लेंगे तो खुदकुशी होगी। खुदकुशी की तो मैं बात नहीं करता, यहां तो सारे का सारा कुछ जहाज तबाह हो गया है, कोई इस्तीफा नहीं देता। 70 लोग रेलवे में जल के मर गए हैं, कोई इस्तीफा नहीं देता। इस कहां पर किसी ने इस्तीफा देना है? लेकिन खुदकशी कहां करनी है इन्होंने? लोगों को जिस तरीके से
इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और हुकूमत में आने में ये कामयाब हुए। अल्लाह करे ये 5 साल पूरे हों, हमारी दुआ है। आपने देखा नहीं कि हम अपोजिशन वाले किसी काम में दिलचस्पी नहीं रखते कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की जाए। क्यों की जाए? इनको टाइम मिलना चाहिए। चाहे इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है 5 सालों में। ये देखें, ये सीटें देखें, ये वजीर आजम साहब की सीट है। मैंने और आपने कभी इन्हें देखा हो इस सीट पे? उनकी जो दिलचस्पी है आप देख रहे हैं, और जो इस वक्त मुल्क में वो डिलीवर कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। आपने देखा नहीं ये कोरोना के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? जब शुरू हुई मार्च में आपने असेंबली का इजलास मुलतवी किया तो ये नारा लगाया गया कि ये कोरोना कोई चीज नहीं है, हम इसके लिए लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, ये चली जाएगी कोरोना। मार्च में इन्होंने कहा कि मई इसका पीक होगा। मार्च खत्म हुआ, अप्रैल आया, इन्होंने कहा मई नहीं जून इसका पीक होगा। जनाब स्पीकर, अब जून आया तो कहते हैं जुलाई इसका पीक होगा। मैं और आप इलेक्शन लड़के आते हैं यहां पे, मुझे बताएं कि हम लोगों को अगर ये कहें और हर दूसरे दिन अपना बयान तब्दील करें तो क्या लोग हम पे एतबार करेंगे? तो उनके लिए तो मैं यही कहता हूं कि तेरी तरह ही तुझसे जो कोई झूठे वादे करता, तू ही मुनसफी से कह दे तुझे एतबार होता। आपने खुद इस कोरोना के बारे में पूरी कौम, आज कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की, लेकिन मैं थोड़ा सा बजट की तरफ बात, फिर मैं आता हूं कोरोना की तरफ। आप जनाब स्पीकर, अब ये बजट जो है कितना खसारा है इसमें? खसारे का पिछले साल कितना खसारा था? पिछले साल 9.9 खसारा था जीडीपी का। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में 6.6% खसारा था। जनाब ये अखराजात कम क्यों नहीं करते अपने? क्योंकि मुझे पता है कि टाइम थोड़ा होगा, मैंने अभी तक आपसे इजाजत भी लेनी है, थोड़ी सी बात लंबी भी करनी है, तो सिर्फ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं बताना चाहता हूं कि कहने लगे कि जी ये सर्कुलर डेट जो है ये हम खत्म करना चाहते हैं, और सर्कुलर डेट के लिए इन्होंने कौम को कहा कि हम गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जनाब बड़ी बढ़ाई गई कीमतें, आपने देखा चीख और पुकार हो गई पूरे मुल्क में। मिनिस्टर साहब यहां नहीं है उस वक्त जो थे, उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के से जो ज्यादा पैसे लिए गए हैं वापस कर देंगे। किसी को कोई वापस नहीं हुआ। लेकिन जनाब स्पीकर, वो सर्कुलर डेट उस वक्त 1100 अरब रुपए था। इनकी बड़ी मेहनत के बाद वो सर्कुलर डेट 1100 से 2000 पे आ गया। ये इतनी मेहनत इन्होंने की, अगर ना कीमतें बढ़ाते लोगों की, 1100 पे तो पहले था। इंतहाई अफसोसनाक है। आज चूंकि बजट है, मुझे मौका मिला है कि मैं इनका मालनामे भी इनके सामने रखूं। कहते हैं टैक्स फ्री बजट है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स फ्री बजट है? ये पेट्रोल की लेवी जो है ये इन्होंने 73% बढ़ा दी है, और 73% बढ़ाने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि पेट्रोल जो है उसकी बुनियादी कीमत जो है, पैदावारी कीमत, वो 23 रुपए है। उसमें अगर दूसरे एक्सपेंडिचर डाल लिए जाए तो 32 रुपए बनते हैं। 1 लीटर की कीमत है 32 रुपए, ये लेते हैं 75 रुपए, इस पे भी 43 रुपए, 43 रुपीज 1 लीटर में ज्यादा लेते हैं, और इससे 200 अरब रुपए इन्होंने गरीबों के पैसे खाए। जनाब स्पीकर, एक सब्सिडी होती थी गरीबों के लिए,
इन्होंने उसमें भी 48% कमी कर दी है और इनके अपने फिगर के मुताबिक 1 करोड़ आदमी खत्ते गुर्बत से अब नीचे चला जाएगा। ये तो कहते थे 50 लाख घर बनाएंगे। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, अभी तो मैंने इस तरह तो ना करें, यहाँ एक घंटा बात किया साहब ने। 20 मिनट से आपके हो गए हैं। चले मुझे 10 मिनट दे देना, दूसरी बातें कर लेता हूँ टैक्स के अलावा। चलो जी जी। जनाब स्पीकर, एक बड़ी अहम बात मैं करनी चाहता हूँ। बस वैसे तो सारी अहम है, आपकी मेहरबानी है अगर मेरी बातें सुन लें, अगर नहीं सुननी चाहते तो फिर भी आप स्पीकर हैं। जनाब स्पीकर, एक का नाम है दयामीर बादशाह डैम। मैंने इस हाउस में बड़ी बातें सुनी हैं उसके बारे में। जनाब स्पीकर, मैं खुद चूंकि उसका फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, मैं आपके सामने हकायक लाना चाहता हूं कि ये हकायक है क्या। ये दयामीर बादशाह डैम तो बड़ा बदकिस्मत डैम है। आप वाटर के मिनिस्टर हैं? जी, मैं कश्मीर का मिनिस्टर था। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मेरे अंडर था और उसमें मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जिसने ये जो जमीन जो है ना जो लेनी थी उसका, उसमें ख्वाजा आसफ और हसन इकबाल मेरे साथ थे, रियाज पीरजादा भी मेरे साथ। ओके। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बात कर लूंगा। जनाब स्पीकर, बड़ा ही बदकिस्मत डैम है। 2006 में परवेज मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया 27 अक्टूबर को। जनाब स्पीकर, कोई जमीन नहीं, लोगों की जमीनें पड़ी हुई हैं। लड़ाई शुरू हो गई वहां पे। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में वो जो निज़ाम, वो हुकूमत है, वो उनके इलेक्शन अलग होते हैं और यहाँ पे जो है, चूंकि यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो वहां पे गवर्नर जो है वो मरकज का होता है। जनाब स्पीकर, 2006 के बाद वहां पे इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि यहां डैम बनेगा। कोई राजी नहीं। लोगों ने कहा ये मेरी जमीन ले गए, वो मेरी जमीन ले गए, लड़ाई शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, 2008 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुए तो उन्हें ये लड़ाई विरसे में मिली। जुलूस निकले, हंगामे हुए। 2009 में आखिर पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उन्होंने उनके साथ मुआहदा करने की कोशिश की। वो इस हद तक सीख पा हुए कि फिजिकली लड़ाई हुई और 2 आदमी मारे गए। जब ऐसे हालात हों तो फिर ऐसे हालात में आपका उन जमीन के जो मालिकान हैं उनसे किस कैपेसिटी में आप बात करेंगे? आप तो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने लायन रखना था और उन्होंने उसको मैनेज भी करना था। बहरहाल उन्होंने एक मुआहदा किया 2009 में, मुआहदा करने में कामयाब हो गए। अब जनाब स्पीकर, मुआहदा हुआ और उन्होंने कहा जी कि ये मुआहदा है। उन्होंने फिर शर्त रखी कि अगर ये मुआहदा 2013 तक इस पे आपने अमल ना किया तो हम अपनी जमीन की 25% कीमत ज्यादा लेंगे। जनाब स्पीकर, कोई पैसा नहीं मिला, जुलूस निकलते रहे। 2011 में इस डैम का इफ्तिताह बाबर साहब तशरीफ रखते हैं, इनके इल्म में होगा, गिलानी साहब ने भी कर दिया। कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2013 आ गया, जनाब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई। जनाब स्पीकर, ये 37,000 एकड़ पे डैम बनेगा। इससे 4500 मेगावाट बिजली बनेगी। 8 मिलियन वाट जो है वो जनाब स्पीकर मिलेगा। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उन्होंने इसको वार फुटिंग पे एक कमेटी बनाई और खुद निगरानी की। जनाब स्पीकर, वो तमाम मसाइल जिन पे झगड़ा पड़ा हुआ था उन मसाइल को हल भी किया गया इन 5 सालों में।
आप 4 साल कहें, 1 साल तो पहले वो चले गए। 37,000 एकड़ में 85% जो है जनाब स्पीकर वो मैनेज कर दिया गया। वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कैडेट कॉलेज बनना शुरू हो गया। रियाज पीरजादा साहब भी उस कमेटी में मेंबर थे। जनाब स्पीकर, वहां पे मजदूर वो जो मुतसरीन थे उनके लिए कॉलोनी बननी शुरू हो गई और KKH का 11 मील जो उस डैम में आ रहा था वो सड़क दोबारा बननी शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, ये काम शुरू हो गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया, क्योंकि ये डैम 14,000 अरब रुपए से बनना था उस वक्त। अब इसमें ज्यादा हो गया, पता नहीं कितने पैसे ज्यादा हो गए। बहरहाल 14,000 अरब का ये डैम, और उसके बाद जब किस तमाम डोनर ने जवाब दे दिया, किसी ने कहा हमने पैसा कोई नहीं देना, तो मियां नवाज शरीफ ने इसको PSDP में रख दिया और 100 अरब रुपया इसके लिए वक्फ किया। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि डैम स्पॉट जो था, नवाज शरीफ साहब चाहते थे डैम स्पॉट पे जाके इफ्तिताह कर सकते थे, लेकिन जनाब स्पीकर सारी फील्ड ओपन थी। अब भी 85% का जो है वो ली जा चुकी है, लेकिन इसके बाद तो क्या हुआ, एक और आदमी आ गया, उसने कहा मैं डैम बनाता हूं, और उसने डैम के नाम पे 9 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। 14 अरब रुपया जो है वो जनाब स्पीकर उसकी ये जो है मीडिया टॉक्स और ये मेरे इस पे खर्चा आ गया। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद चले, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अब ये हुकूमत आ गई। इस हुकूमत ने इन 2 सालों में जनाब स्पीकर 32 अरब जो है वो 32 अरब रुपया इस पे खर्च किया है, एलोकेट किया है, खर्च नहीं किया, जिनमें सिर्फ इन्होंने 20 अरब रुपया खर्च किया है, 12 अरब अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है। इसलिए मैं जनाब स्पीकर बताना चाहता हूं कि ये बादशाह डैम इंतहाई अहम है, इसको सियासत का हिस्सा बना दिया गया। ये जो जज साहब जिन्होंने सियासत का हिस्सा बनाया वो पीछे रह गए थे, वो भी आ गए, सब ने आके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपसे दस्तबरदार करूंगा कि ये डैम जो है इसको बनना चाहिए। ये पाकिस्तान की तकदीर का डैम है। इसमें वहां पे एक शहर भी बीच में आया है, लोगों की कब्रें भी बीच में आई हैं, लोग बड़े ही मुहब्बे वतन हैं, लोगों ने बड़ा प्यार किया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये डैम बनना चाहिए। इसलिए हमें इस डैम को मजाक नहीं समझना चाहिए। अब जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि आपने चूंकि 2 मिनट हैं आपकी, और आपकी बिल्कुल मुनासिब बात की है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए बादशाह डैम की बनाना। जी, थैंक यू। अब जनाब स्पीकर, चूंकि मैं बदकिस्मती से कह लें कि मैं खुद कश्मीर का मिनिस्टर रहा हूं, क्या हुआ कश्मीर के साथ 5 अगस्त, जनाब आज कश्मीरी जो है अपने खून पे, उन पे जो अभी ताज़ा हमने नमक छटका है इस पे मातम कर रहे हैं। अभी हमारी वज़ारत खारजा ने यह बयान दिया है कि हम ये जो लोकल मामलात होते हैं इन पे अपनी रवायात को सामने रखते हुए हमने हिंदुस्तान के साथ तामन किया है, हिंदुस्तान को मेंबर बना दिया है इन्होंने सलामती कौंसिल का। जनाब स्पीकर, लाखों लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लाखों औरतें बेवा हो चुकी हैं। आज हमारा वो कश्मीर जिसके लिए कायद आज़म ने कहा था कि ये हमारी शहरग है, जनाब स्पीकर काट दी गई है। अब शहरग हमारे साथ नहीं है। अब जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है जनाब स्पीकर, अगर हम उनके लिए ये पार्लियामेंट से आवाज नहीं उठेगी, हम उनके साथ तावन नहीं करेंगे, तो कौन उनके साथ तावन करेगा। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जिस पे वजीर खारजा साहब ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा क्या हुआ है अगर वो सलामती कौंसिल का मेंबर बन गया है। इसमें वजारत खारजा ने भी कहा है कि हम रवायात जो हैं उन पे
कंप्रोमाइज नहीं करते, हम रवायात से तावन करते हैं। जनाब, हिंदुस्तान तो वो है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है जिसमें कहा गया है कि इनके जहाँ पे ये अक्सरियत वाले हैं वहाँ पे रायशुमारी कराई जाए और इनको इनका इलाका दिया जाए। जो मुसलमान हैं उनको मुसलमानों का इलाका दिया जाए, हिंदू हैं हिंदुओं का इलाका दिया जाए। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान तो जी। परवाह नहीं करता, थैंक यू। हिंदुस्तान तो परवाह नहीं करता, इसलिए ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस पे सिर्फ ये अपनी तजवीज़ दे के फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने ये तजावीज़ लिखी हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर बात कर लूँ। प्लीज प्लीज 1 मिनट में कर ले प्लीज। जी, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, इस पे मेरी तजवीज़ है और मैं इस हाउस में आप सब की इजाज़त से ये चाहूँगा कि क्या आप इस जो मेरी प्रपोजल है ये हाउस वो उसको अभी आपकी सपोर्ट बात करे। अंजलीफ अब्बास जो है ना वो बात करेगी क्योंकि उसका है इससे। जी प्लीज। इंडिया हाँ इंसानी आप सबका लिस्ट है हमारे पास, बाई नंबर करेंगे और आज हम इंशाल्लाह 7-8 घंटे इजलास चलाएंगे। जी जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि इंडिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे, कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील न किया जाए, लॉकडाउन को ख़त्म कराया जाए, इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर तक रसाई दी जाए, इंटरनेट बहाल किया जाए, डोमिसाइल से मुतल्लक नए कानून पर अमल दरामद को फौरी रोका जाए, तमाम सियासी कैदियों को फ़ौरन रहा किया जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, ये सारे काम तभी होंगे अगर हम मुआशी तौर पर मजबूत होंगे। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ अपने हल्के बारे में एक सिर्फ बात करनी चाहता हूँ, अगर आप 1 मिनट मुझे दे दें। जनाब स्पीकर, मुझे पता है कि मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो हमें नैब के नोटिस मिलते हैं, दूसरी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस दूसरी प्लीज। तरफ मेरे हल्के में जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे जनाब स्पीकर उनको बंद कर दिया गया। एक प्रोग्राम, मैं सिर्फ नाम उनके 3 नाम है, मैं बता के अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे M3 पे एक इंटरचेंज बनाया था, वहाँ पे सिखों के लिए ननकाने के लिए एक सड़क बनानी थी। शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब 42 करोड़ रुपये उसके टेंडर किए, 70 करोड़ रुपये का काम हो चुका है। इस हुकूमत ने अब ही बाकी मानदा 70 करोड़ का काम जो था वो बंद कर दिया है। बादशाह है, खैर ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने एक एक्सप्रेस वे दी थी वहाँ पे, उसके लिए 90 करोड़ रुपया दिया भी जा चुका था नेशनल हाईवे को। मैंने मुराद सईद साहब से कहा कि यार इस प्रोग्राम के लिए थोड़े बहुत पैसे रख दें, उन्होंने कहा मैं रख दूंगा, उन्होंने नहीं रखे। चले, फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अ
الله